Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice two passages. आज हम दो passages की reading comprehension की practice करेंगे. So let's start. ये आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा. दो passages हैं हमारे पास. ये passage फर्स्ट passage है. ठीक है, 3 पार्ट्स में और इस पे क्वेश्चंस पहले हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर पैसेज रीड करेंगे. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. तो पहले क्वेश्चन में टाइटल पूछा है कि टाइटल क्या होना चाहिए इस पैसेज का. फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनर्जी प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सेकेंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड का एंटोनिम ऑपोजिट बताना है. विएबल, irresolvable, indignant, inaccurate, impracticable. तो ये तो बिना में भी सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज. पैसेज की टोन क्या है? इंफॉर्मेटिव, सरकास्टिक, सब्जेक्टिव या फिर क्रिटिकल. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन चैलेंज फेसिंग द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने में सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज कौन सा आ रहा है? तो आपको पैसेज पढ़ के ही समझ आएगा. What is the main advantage of renewable energy over fossil fuels? फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले उसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज क्या है. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं. मैसेज को पढ़ते समय आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए. तो आप एक बार रीड कीजिए, इसे आपको टाइम दे रीड कीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. सेकंड स्लाइड. थर्ड देखिए, थर्ड स्लाइड. चलिए एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. द टॉपिक ऑफ renewable energy.
is becoming increasingly important as concern about climate change and depletion of non-renewable energy sources continue to grow. टॉपिक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी होता है नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, जो कभी खत्म नहीं होती, डिप्लीट नहीं होते, तो वो बने नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, जो इनका टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, महत्वपूर्ण बनता जा रहा है एज कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्योंकि लोगों का कंसर्न है, चिंता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जो एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, एंड डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कंटिन्यू टू ग्रो। और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, जो खत्म हो जाएंगी, तो उनके लिए जो कंसर्न है और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो कंसर्न है, उसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड पावर, okay, solar energy, wind and power have the potential to provide a clean and sustainable source of power for the world's growing population. अब जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है, जैसे सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, उसके हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ क्लीन एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर, कि वो क्लीन सोर्स ऑफ पावर दे सकता है, एनर्जी दे सकता है, और सस्टेनेबल है, कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी डिप्लीट नहीं होगा। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सबसे जो बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़े एडवांटेजेस में से एक रिन्यूएबल एनर्जी का ये है, इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द सेम सप्लाई कंस्ट्रेंट्स एज फॉसिल फ्यूल्स। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे पेट्रोलियम, तो जो सप्लाई कंस्ट्रेंट से लिमिटेड है, उनका जो सप्लाई है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो नेचुरल है, तो उनका सप्लाई को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उनका सप्लाई लिमिटेड नहीं होता। ये उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ओवर फॉसिल फ्यूल्स। अनलाइक ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस विच आर फाइनाइट रिसोर्सेज, ये जो ऑयल है, नेचुरल गैस, कोल, ये सब फाइनाइट है, लिमिटेड है, दैट विल इवेंचुअली रन आउट, एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। अगर हम उनको यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो वो दे विल रन आउट, वो खत्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल नेवर रन आउट। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। सोलर पावर, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा जो है, विंड पावर है, वो तो हमेशा रहेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था मेजर एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, ये वाला, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल्स, यही पे अभी देखा हमने। मेन एडवांटेज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का ओवर फॉसिल फ्यूल्स? द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विल इवेंचुअली रन आउट। अभी हमने पढ़ा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो कभी रन आउट नहीं होंगे, दे विल नेवर रन आउट, तो ये तो नहीं होगा। इट इज़ चीपर देन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, अभी यहाँ पे ये नहीं पढ़ा हमने। इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द सेम सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट एज फॉसिल फ्यूल्स। इट प्रोड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द सेम सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स एज फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए। One of the major advantages of renewable energy sources is that it is not limited by the same supply constraints as fossil fuels. जैसे fossil fuel की सप्लाई लिमिटेड है, कंट्रोल है, वैसे नेचुरल सोर्सेज की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल लिमिट नहीं किया जा सकता। ये मेन एडवांटेजेस में से एक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सेम सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स एज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Additionally, renewable energy sources don't produce the greenhouse gases that are responsible for climate change. तो ये greenhouse gases produce नहीं करती, जिस वजह से climate में change आता है, making them a much more environmental friendly option. environment के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी environment friendly है, acceptable है, क्योंकि इस वजह से climate change नहीं होते, greenhouse gases produce नहीं करती, तो environment के लिए भी beneficial है। डिस्पाइट द क्लियर बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अभी तक हमने बात की रिन्यूएबल एनर्जी की बेनिफिट्स की, कि ये क्लाइमेट चेंज नहीं करती, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है, ये सब हमने देखा, लिमिटेड नहीं है, इसका सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट से लिमिटेड नहीं है, तो अभी तक हमने बेनिफिट्स देखे रिन्यूएबल एनर्जी के। लेकिन ये कह रहे हैं डिस्पाइट द क्लियर बेनिफिट्स, उनके फायदे होने के, बेनिफिट्स होने के बावजूद, देयर आर स्टिल सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां भी हैं, that need to overcome in order to become a viable alternative
टू फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर हमें फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज करना है, उनका अल्टरनेटिव बनाना है, फॉसिल फ्यूल का ऑप्शन बनाना है, विकल्प बनाना है, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, अब वायबल वर्ड आया था हमारे पास, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वायबल, यहाँ पे वायबल मेंशन है। Despite the clear benefits, there are still significant challenges that need to overcome in order to become a viable alternative. Viable का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। वायबल का मतलब होता है पॉसिबल, प्रैक्टिकल, कि अगर हमें उन्हें एक विकल्प बनाना है, पॉसिबल विकल्प बनाना है, प्रैक्टिकल, इसको हम कहते हैं वायबल। वायबल मीन्स प्रैक्टिकल, पॉसिबल, एक्सेप्टेबल। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या होगा, इरिसॉल्वेबल, जिसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, इनएक्यूरेट, जो सही नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल, जो प्रैक्टिकल नहीं है, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, स्पेशली अगर कुछ इनजस्टिस हुआ, जैसे आपके साथ कोई बहुत अन्याय हुआ है, तो इस बात को लेकर आपको बहुत आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, तो उस सेंस में हम इंडिग्नेंट यूज करते हैं। तो वायबल का मतलब तो हो गया प्रैक्टिकल, पॉसिबल, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकेबल, जो प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चंस तो हो गए। One of the main challenges is the cost of renewable energy, which is currently higher than traditional fossil fuels. तो एक चैलेंज आता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अडॉप्ट करने के, हमने बेनिफिट देखिए, अब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो एक चैलेंज है कि जो इसकी कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा आती है। However, as technologies continues to improve and economies of scale are achieved, अगर हम इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेप्टेड टू डिक्रीज, तो इनका ज़्यादा उत्पादन होने से उम्मीद की जा रही है कि इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अनदर चैलेंज, एक और चैलेंज क्या है, इज द नीड फॉर रिलायबल एंड एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, कि इनको हम स्टोर कैसे करें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर पावर, विंड पावर को स्टोर करने का एक चैलेंज होता है, विच आर एसेंशियल फॉर द वाइडेस्ट स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो 2 चैलेंजेस की यहाँ पे बात की गई है, एक स्टोरेज का कि हम इसको स्टोर कैसे करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, और दूसरी क्या प्रॉब्लम बताई कि इनकी कॉस्ट जो है ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा है। तो बिग चैलेंजेस पे क्वेश्चन था, व्हाट इज द मेन चैलेंज फेसिंग द एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखते हैं ऑप्शंस, अबंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द वर्ल्ड, अबंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अभी तो हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो अबंडेंस तो नहीं है, ये नहीं होगा आंसर। कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज करेंटली हायर देन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, ये भी एक चैलेंज में पड़ा था कि एक चैलेंज है कि जो इनकी कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा है, तो ये आंसर हो सकता है। थर्ड है इनसफिशिएंट डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ये डिमांड तो बढ़ रही है, ये हमने पढ़ा। फोर्थ, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, 2 चैलेंजेस हमने पढ़े थे, एक तो स्टोरेज और एक कॉस्ट। तो स्टोरेज का तो यहाँ मेंशन है नहीं कहीं, आंसर होगा सेकंड। कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज करेंटली हायर देन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, देख सकते हो पैसेज में। वन ऑफ द मेन चैलेंज, कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विच इज करेंटली हायर देन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये चैलेंज ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन के हमने आंसर ढूंढ लिए पढ़ते पढ़ते, आगे देखते हैं। अनदर चैलेंज जो है वो स्टोरेज का है, हमने देखा, विच आर एसेंशियल फॉर द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, को सब अडॉप्ट कर पाए, इसको अपना पाए, इसके लिए स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। विदाउट इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन, अगर हमारे पास स्टोर करने का सोल्यूशन नहीं होगा कहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज like solar and wind power can only be used when the sun is shining or the wind is blowing, which greatly limits their overall usefulness. तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको अगर हम स्टोर नहीं कर पाते तो हमें डिपेंड रहना पड़ेगा नेचर पे। जैसे हमें सोलर एनर्जी चाहिए तो जब सन शाइन करेगा, जब सूर्य उगेगा, तभी हम सोलर एनर्जी ले सकते, यूज कर सकते हैं। और विंड जब ब्लो करेगी, जब हवा बहेगी, तभी हम विंड एनर्जी, विंड पावर का यूज कर सकते हैं। तो हमें नेचर पे डिपेंड करना पड़ेगा उनके यूसेज के लिए, अगर हम उन्हें स्टोर नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी यूजफुलनेस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज has the potential to play a critical role in addressing the world's energy needs and reducing dependence on
फॉसिल फ्यूल्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उनके पास ये पोटेंशियल है कि वो एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए, और फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस, ईंधन पे डिपेंडेंस कम कर दें। वाइल चैलेंजेस रिमेन, चैलेंजेस तुमने देखे क्या चैलेंजेस आते हैं। विद कंटिन्यूड रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ रिन्यूएबल एनर्जी इज लाइकली टू बिकम इंक्रीजिंगली वायबल एंड इम्पॉर्टेंट इन द कमिंग ईयर्स। तो वायबल यहाँ भी आया, 2 बार पैसेज में यूज हुआ कि जो हमें पता है कि चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन में। जैसे हमने देखा स्टोरेज की प्रॉब्लम, कॉस्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो ज़्यादा पॉसिबल, प्रैक्टिकल होगा और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, एक मुख्य भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये पैसेज बात किसकी करा, इसने बात की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में कि कैसे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है आने वाले समय में, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में बात की है। तो टाइटल क्या होगा पैसेज का, आप बताइए। फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की तो सी बात ही नहीं की पैसेज में, तो ये नहीं होगा आंसर। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनर्जी प्रोटेक्शन, advantages and challenges of renewable energy, environmental impact of non-renewable energy sources। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की थी कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्या मुख्यतः पैसेज में उसी के बारे में बात की गई है? एक तो सेंटेंस में ही बात की गई है, तो मुख्य तौर पे पैसेज में किस बारे में बात की, उसी को हम टाइटल बना सकते हैं ना। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की भी एक लास्ट में बात की हुई है, पूरे पैसेज में उसकी बात नहीं की गई। आंसर होगा एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पहले आपको बेनिफिट्स बताए गए थे रिन्यूएबल एनर्जी के, फिर चैलेंजेस बताए गए, लास्ट में बताया गया कैसे उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। तो ये इसका अप्रोप्रिएट टाइटल। चलिए नेक्स्ट देखिए, वायबल का हम बता चुके हैं, एंटरिंग इम्प्रैक्टिकेबल। टोन ऑफ द पैसेज, टोन क्या है पैसेज की। इंफॉर्मेटिव, क्या है किसी चीज के बारे में जानकारी दे रही है। सरकास्टिक, तंज कस रही है, कोई ताना दिया जा रहा है, ऑथर को ये तंज कस रहे हैं पैसेज में। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टोन क्या होती है, सब्जेक्टिव होता है जो किसी के ओपिनियंस पे बेस्ड हो, किसी की ओपिनियंस, अपनी राय, अपनी सोच पर बेस्ड हो। तो क्या आपको ये पैसेज पढ़ के लगा ऑथर की अपनी राय है, सोचिए। या फिर क्रिटिकल, तो किसी की निंदा की गई हो, तो निंदात्मक तो नहीं है ना पैसेज में, किसी की निंदा तो नहीं की गई। सरकास्टिक भी नहीं है, कुछ तंज नहीं कसा जा रहा। सब्जेक्टिव है या इंफॉर्मेटिव है, ऑथर ने इंफॉर्मेशन दी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, उसके बेनिफिट, चैलेंजेस बताए, इंफॉर्मेटिव है। सब्जेक्टिव नहीं है, पर ऑथर ने भी अपनी पर्सनल व्यूज नहीं दिए, पर्सनल ओपिनियन नहीं दी, जो प्रॉब्लम थी एनवायरमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो सब के बारे में बताया। भाई सब्जेक्टिव टोन नहीं है, वो है इंफॉर्मेटिव। What is the main challenge facing the adoption of renewable energy? हम कर चुके हैं, cost of renewable energy is currently higher than traditional fossil fuels. Main advantage भी हम क्या सारे आंसर देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इसके भी पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर इसको रीड करके फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an important aspect of a graduate student's experience to achieve academic and professional success? academic और professional success पाने के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट का important aspect इनमें से क्या नहीं है। ठीक है, ये आपको पैसे पढ़ोगे तभी क्लियर होगा। appropriate title for the passage का सबसे appropriate title क्या होगा। role of research in graduate school, skills and experience the key to success as a graduate student, career advancement schemes for graduate students, the importance of positive attitude during graduate days. Third, identify the main theme of the passage. passage theme क्या, मुख्य तौर पे किस बारे में बात की गई है। Antonym of the given word, rewarding. And last question, which of the following is not important for a graduate student to achieve academic and professional success? पाने के लिए इनमें से क्या जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो एक बार आप इसको रीड कीजिए, फिर हम डिस्कस। आगे देखिए। लास्ट स्लाइड। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है इस पैसेज में, थोड़ा पढ़ के ही समझ आएगा। लास्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो वो मिल गए आंसर्स, इसमें थोड़ा समझेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, तो इसको ही एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के नाते इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रिमेंबर that the skills and knowledge they gain during their studies will be valuable not only in their chosen field but also in their future career। जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के नाते उनके लिए ये समझना ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रिमेंबर, ये चीज़ याद करना, ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो स्किल और नॉलेज उनको पढ़ाई के दौरान अपना कोर्स पूरा करने के समय में उनको जो स्किल्स मिलती है, जो कौशल, जो ज्ञान मिलता है, विल बी वैल्यूएबल नॉट ओनली इन देयर चूजन फील्ड। तो जो उन्होंने स्ट्रीम चूज़ की है, जैसे उन्होंने कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी स्ट्रीम चूज़ की है, सिर्फ उसी के लिए वो ज़रूरी नहीं है जो स्किल और नॉलेज वो गेन करेंगे अपने स्टडी के दौरान, बट ऑल्सो इन देयर फ्यूचर कैरियर, बल्कि उनके फ्यूचर कैरियर में भी ये हेल्पफुल रहेगा। इन एडिशन टू मास्टरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर प्रोग्राम, तो जो प्रोग्राम उन्होंने चूज़ किया है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, मुख्य विषय है, जैसे कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है तो उसका इकोनॉमिक्स हो गया सब्जेक्ट मैटर, तो वो तो मास्टर उनको करेंगे स्टडीज़ में। उनको ये समझना है कि सिर्फ उसको मास्टरी नहीं करनी, उसी को मास्टर करने के अलावा दे शुड ऑल्सो स्ट्राइव टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, सही सूझबूझ बनानी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स उनको डेवलप करनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। दिस वैल्यूज आर हाईली वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये स्किल्स को एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो कंपनीज उनको रिक्रूटमेंट देंगी, वो इनको हाईली वैल्यूएबल करते हैं, स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं।
एंड विल सर्व देम इन एनी करियर पाथ दे चूज। और कोई भी करियर वो चूज करते हैं तो ये स्किल्स उनकी हेल्प करेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीज़ों को एनालाइज कर पाना, तो ये स्किल्स उनकी हमेशा काम आएंगी। फर्दर मोर एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, इसके अलावा एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के नाते दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट रिसर्च एंड मेक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू देयर फील्ड। उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, मौका मिलेगा रिसर्च करने का, उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, अपने फील्ड के लिए कुछ काम कर पाएंगे। The experience will not only help them gain a better understanding of the subject matter, तो जो एक्सपीरियंस जो वो काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, उससे उन्हें सब्जेक्ट मैटर की और नॉलेज नहीं मिलेगी जिस विषय में वो पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ उसी की नॉलेज नहीं मिलेगी, but will gain them the opportunity to publish their findings and build their professional network, कि अपनी फाइंडिंग्स को वो पब्लिश भी कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल नेटवर्क, लोगों के साथ कनेक्शन बनाएंगे, जब रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ वो जुड़ेंगे, उनके साथ काम करेंगे तो उनका एक नेटवर्क बनेगा, प्रोफेशनल कनेक्शन बनेंगे। Additionally, it is important for them to take advantage of any opportunity to gain practical experience in their field. तो कोई भी उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन्हें उसका बेनिफिट लेना चाहिए। दिस कैन इंक्लूड जैसे कि इंटर्नशिप्स करना, को प्रोग्राम्स और वॉलंटियर वर्क होता है ना, अपने आप से जो काम किया जाता है। दिस एक्सपीरियंसेस विल नॉट हेल्प देम टू डेवलप वैल्यूएबल स्किल्स। ये सब एक्सपीरियंस लेके सिर्फ उन्हें स्किल डेवलप करने में, जैसे अभी हमने बड़ा स्किल्स डेवलप होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो स्किल ही डेवलप नहीं होंगी सिर्फ, but they will also gain a better understanding of the real world application of their field. तो उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर ऐसे कुछ प्रोग्राम वो करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो रियल वर्ल्ड की नॉलेज मिलेगी कि वहाँ कैसा काम होता है, प्रोफेशनल नेटवर्क के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प देम टू मेक इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री, और इससे भी इंडस्ट्री ज़रूरी कनेक्शन भी बना सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। फाइनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, तो फाइनली उनके लिए ज़रूरी है to remember that graduate school is a challenging and demanding experience. तो जो ग्रेजुएशन है वो चैलेंजिंग और डिमांडिंग एक्सपीरियंस है, बट इट इज़ ऑल्सो एन इनक्रेडिबली रिवार्डिंग वन। ये पर ये बहुत कुछ देता भी है, विद हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड, अपनी सोच अगर अच्छी रखें, पॉजिटिव रखते हैं, दे विल बी वेल ऑन देयर वे टू अचीव देयर गोल्स। तो अपने जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने मकसद हैं, उनको प्राप्त कर पाएंगे, उनको पा पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। एंड मेकिंग अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट इन देयर फील्ड, और अपनी फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पैसेज बात कर रहा है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में कि कैसे उन्हें हर अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए, उन्हें क्या क्या कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनका प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड होगा, उनको स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान देना ही है, साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दें, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, प्रोफेशनल नेटवर्क वो बना सकते हैं, जिस वजह से अपनी फील्ड में वो बेटर कर पाएंगे और एम्प्लॉयर्स इन स्किल्स को वैल्यू करते हैं। तो सब इस पैसेज में बताया। आप क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इससे पहले कहा। चलिए देखिए, which of the following is not an important aspect of a graduate student's experience to achieve academic and professional success? तो academic और professional success के लिए इनमें से कौन सा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? आप अपने पैसेज पढ़ लिया तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थ्रू इंटर्नशिप्स, को प्रोग्राम्स और वॉलंटियर वर्क। तो यहाँ पे तो लिखा है कि गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है। दिस कैन इंक्लूड इंटर्नशिप, को प्रोग्राम और वॉलंटियर वर्क। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एडवांटेज, तो ये तो ज़रूरी अपॉर्चुनिटी में बताया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है का आंसर, ये नहीं हो सकता। कंडक्टिंग रिसर्च एंड मेकिंग ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू देयर फील्ड, ये तो अच्छी बात है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। बिल्डिंग का प्रोफेशनल नेटवर्क, ये भी नहीं होगा आंसर। क्या होगा? फॉर्मिंग सपोर्ट ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स टू स्टे कनेक्ट, भी कहीं पे बेसिक में मेंशन नहीं किया गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस, ये तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए गए हैं ना। इसमें पूछा गया कि ग्रेजुएट स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या नहीं है, तो लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैसेज में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए, टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज पढ़ लिया तो बताओ टाइटल क्या होना चाहिए। रोल ऑफ रिसर्च इन ग्रेजुएट स्कूल, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस द की टू सक्सेस एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट,
Career advancement schemes for graduate students. The importance of positive attitude during graduate days. देखो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए ग्रेजुएट डेज में। लास्ट में देखिए डेडिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन मुख्य तौर पे क्या पैसेज में इसकी बात की गई है, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात क्या की गई एक्चुअली, बात की गई है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में कि उन्हें स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, कैसे बेनिफिट लेना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ का, क्या क्या सीखना चाहिए, ये बताया गया। तो कैरियर एडवांसमेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड पूरा टाइटल नहीं हो सकता, एक पॉइंट है, तो ये नहीं होगा। रोल ऑफ रिसर्च की बात की गई है, लेकिन सिर्फ रिसर्च की बात नहीं की गई, मुख्य तौर पर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम्स फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो ऐसे कुछ डायरेक्टली मेंशन नहीं है, आंसर होगा स्किल्स एंड एक्सपीरियंस द की टू सक्सेस एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। पहले स्किल्स की बात की गई थी जब पैसे स्टार्ट, देख यहाँ स्किल्स की बात की गई है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फिर आगे बात की उन्होंने एक्सपीरियंस का, इंपॉर्टेंट कनेक्शंस, अपॉर्चुनिटीज टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और स्किल्स की यहाँ पे बात की गई है प्राइमरली, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस द की टू सक्सेस एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। मेन थीम ऑफ द पैसेज, द वेज इन विच ग्रेजुएट्स schools can be utilized to create political opportunities। कहीं political opportunity की बात हुई पैसेज में? नहीं, तो ये नहीं होगा आंसर। Methods to include experiential learning in graduate school to inculcate discipline, तो discipline की भी बात हमने नहीं देखी। The importance of experience-based knowledge to increase the learning potential of graduate students, ये हो सकता है। The importance of developing various skills and gaining practical experience as a graduate student in order to achieve academic and professional success, अभी हमने नहीं देखा। स्किल्स की बात की गई, फिर एक्सपीरियंस की बात की गई, तो ये आंसर आएगा कि एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए कैसे स्किल्स और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। थर्ड पे बात की थी एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज की, तो इंक्रीज द लर्निंग पोटेंशियल ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट का। लर्निंग पोटेंशियल की वैसे तो ज्यादा बात मिलेगी पैसेज में, है ना, बात की गई स्किल्स और एक्सपीरियंस की, तो लास्ट वर्ड हमारा आंसर। एंटोनिम ऑफ रिवार्डिंग, रिवार्डिंग मतलब कुछ देना, कुछ रिवार्ड देना, तो एंटोनिम क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट टू अचीव अकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस, अचीव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हैविंग अ कॉर्पोरेट जॉब, having a positive attitude, mastering the subject matter of their program, develop critical thinking, problem solving and communication skills। देखो पॉजिटिव एटीट्यूड तो भी हमने देखा ही था, पॉजिटिव एटीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा। मास्टरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर प्रोग्राम, it is important for them, will be valuable in their chosen field. In addition to mastering the subject matter of their program, they should also develop critical, एक क्वेश्चन था ना, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिखा है दे शुड ऑल्सो डेवलप द स्किल्स, तो ये तो आंसर ये भी नहीं होगा। अब उसमें एक ऑप्शन था कि मास्टरिंग द सब्जेक्ट मैटर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, during their studies will be valuable not only in their chosen field but also in their future career in addition to mastering the subject matter। तो सब्जेक्ट मैटर तो मास्टर करना ही है, उसके अलावा स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर मास्टर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पैसेज में नहीं लिखा है, सब्जेक्ट मैटर को तो मास्टर करना ही है, जिस विषय में पढ़ाई कर रहे हैं उसको तो मास्टर करना ही है, और साथ साथ ये स्किल्स भी डेवलप करनी है, ठीक है। जो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नॉट इम्पॉर्टेंट तो नहीं हो सकता, अभी हमने देखा इंपॉर्टेंट है। मास्टरिंग के अलावा ये सब इम्पोर्टेंट है, मास्टरिंग भी इम्पोर्टेंट है, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा हैविंग अ कॉर्पोरेट जॉब, हैविंग अ कॉर्पोरेट जॉब। ये आंसर आप देख लीजिए।
First answer, forming strong support groups from different ethnic groups to stay connected. Second था थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो आज हम लोग दो पैसेजेस की प्रैक्टिस की. आई होप आपको कुछ समझ आया हो, कुछ तो क्लियर हुआ हो और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, यूजफुल रहे. आप और पैसेजेस की प्रैक्टिस कीजिए. If you have any queries, please feel free to ask. Please share the video if you like it. Thank you.